अल्फा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिस तरह से गाड़ियों के नए नए मॉडल आते हैं, अलग अलग कंपनियां निकालती रहती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। थार आ गया, थार रॉक्स आ गया, रॉक्स 1 आ गया, होता ही है ना। उसी तरह से उसी तर्ज पे उसी मॉडल पे आप देख रहे हैं कि ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया। और प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ इस तरह से दिखाती है, उनके पीछे ऐसा म्यूजिक होता है कि जिस तरह से आपको पता है, जब आप फिल्म देखने जाते हैं डरावनी मूवी, आपको पता है कि ये इसमें से कोई भूत निकल के मुझे खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी दिल डर लगता है ना। तो फिर भी हमें घबराहट होती है जब इस तरह की मूवी देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई झूठ अगर कई बार बोला जाए तो हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिल उसे सच मानता है। इसी मॉडल पे टिका है ये खेल। ये खेल किस तरह खेला जाता है ये बताना जरूरी है, इससे पहले कि आज के टॉपिक पे आए, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। कि आप अगर पिछले 5-7 साल देखें, 8 साल देखें, 10 साल देखें, जहाँ तक आपकी याददाश्त जाती है, हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम आता है। तो ये पीछे कैसे होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेता हूँ, लॉजिक ऑफ नीपा टेस्ट। मान लीजिए एक शहर है, उस शहर में चोरी हो जाती है, और चोरी हो जाने के बाद कैसे पता चलेगा चोर कौन है। तो ऊपर से जो हेड ऑफिस है पुलिस का, वहां से गाइडलाइन आता है कि जब भी चोरी हो जाए, गाइडलाइन आ गया कि जिनकी मूंछें ऐसी होंगी उन्होंने ही चुराया होगा इस साल में जब भी चोरी हो जाए, ये फोटो आपको दिया, जाके देखो जो ऐसे मूंछें वाले हैं उन सबको पकड़ के ले आओ, उन सबको क्वारंटाइन कर दो। तो होगा क्या कि शहर है, चोरी तो होगी, जिस तरह से खांसी जुकाम बुखार तो होगा ही, और जैसे ही होगा तो ढूंढना है किसने चोरी की है। और ढूंढने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है कि इस साल का डायग्नोस्टिक टेस्ट कि मूछे वाला हो, लंबी मूछे होनी चाहिए, इस तरह का आकार का होना चाहिए, वही होना हो चोर होगा। और उस शहर में जितने सारे मूछे वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है ना, 21 दिन का क्वारंटाइन। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद वो जो चोर था वो शुद्ध हो गया, वो ठीक हो गया, और ठीक हो भी जाएगा। आगे मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हर साल WHO से गाइडलाइन आता है कि इस साल हम एक टेस्ट करेंगे, उसे डेंगू बोल देंगे, अगले साल निपा, अगले साल कोरोना। ठीक उसी तरह जिस तरह से हेड ऑफिस से हर साल एक फोटो आ जाएगा, इस साल चोरी होती है आपके शहर में, तो इस तरह के लोगों को पकड़ लेना जिनकी मूंछें लगभग ऐसी हों, फिर उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रख देना। क्या होगा क्वारंटाइन में रखने के बाद? ठीक हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर 21 दिन में इनमें से किसी को भी क्वारंटाइन में रख दिया और जेल के अंदर बंद कर दिया तो होगा क्या? 21 दिन बाद जब इनसे मिलेंगे, इन सब की शक्लें एक जैसी हो जाएंगी। नहीं हो जाएंगी एक जैसी, ना तो वो शेव कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो अब एक जैसे लग रहे हैं, वो ठीक हो गए। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि नीपा, कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, मंकी पॉक्स, डेंगू, इबोला, HMPV, ये सारे एक जैसे, अलग अलग है ही नहीं। कोई भी नाम दे दो, है तो खांसी जुकाम बुखार, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से, तो ये लॉजिक अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा तो इसका साइंस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसे कहते हैं बनाना टेस्ट। बनाना टेस्ट के लिए लेके आओ, बनाना टेस्ट लेके आ जाओ। ये केला टेस्ट है, इस केला टेस्ट से समझ आएगा। कहाँ रखते हैं इसको? यहाँ पे एक वॉलंटियर भी आ जाए मेरे साथ। आप में से कौन आएगा? आप आएंगे? आइए। देखिए, ये मैंने छीला इसको, इसमें कितने चाकू हैं? 5। कौन से रंग के? है ना, पकड़ लो इन सबको। ये केले हैं आपके सामने, एक जादू करते हैं, इधर आ जाओ। इसको काट दिया हमने, काट के टुकड़े कर दिए, इसको इंजर कर दिया, ठीक है ना। अब काट दिया और इन्हीं में से किसी एक चाकू से काटा, है ना। कौन से वाले चाकू से काटा सिर्फ इनको पता है, किसी को और नहीं पता, क्योंकि मैं तो पीछे मुड़ गया था। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं ये केला दिखा दूं और ये चारों चाकू दिखा दूं, 4-5 चाकू दिखा दूं, उनको एक बार धो भी दूं, फिर दिखा दूं, बताइए इनमें से कौन से वाले ने इस केले को काटा होगा? कैसे पता करेंगे? नहीं पता। ये तभी पता कर सकते हैं जब आप मौजूद हो, तब जब ये काटा जा रहा था, जैसे कि मौजूद थे, इज़न्ट इट? ये समझना होगा। ये तो क्लियर है कि इन्हीं में से किसी ने किसी चाकू का इस्तेमाल किया होगा इसको काटने के लिए, लेकिन इनमें से कौन से वाले चाकू का यूज किया होगा कुछ नहीं पता।
है ना, क्योंकि काटते वक्त आप थे नहीं, काटने के बाद अपने कहा ये टुकड़े टुकड़े हो गए, चाकू भी पड़े हैं इतने सारे, हो सकता है इसी में से किसी से काटा हो, इतना ही ना। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कभी आपको खांसी जुकाम बुखार यानी कि फ्लू होता है, इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो हमारी बॉडी में इस चाकू की तरह बहुत सारे तरह की बैक्टीरिया वायरस हैं जिनमें ये क्षमता है कि आपको खांसी जुकाम बुखार दे दे। अब जब आपको खांसी जुकाम बुखार हो ही गई तो अगर आप उस वक्त कोरोना का टेस्ट करेंगे तो कोरोना भी मिल जाएगा, अगर उस वक्त आप डेंगू का टेस्ट करेंगे डेंगू पॉजिटिव भी आ सकता है, उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव भी आ जाएगा, उस वक्त अगर एचएमपीवी का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, राइट, उस वक्त अगर एंसाइफिलिटिस का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन WHO बोलता है कि इस साल जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार हो नीपा का टेस्ट कर देना। आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सारे ही वायरस तो बॉडी में है ही, सारे बैक्टीरिया हैं। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ जिसको भी नीपा पॉजिटिव आया उसी को कोरोना का टेस्ट करा के देख लो, उसी को टीबी का टेस्ट करा के देख लो। हमने ये सारा कुछ करा के देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो नीपा के नाम पे आपने देखा, जो लोग देखते हैं प्रोपेगेंडा मीडिया आप में से, कि किस तरह की हड़कंप मच गई है। उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, लास्ट ईयर का पिछला का देखिए HMPV के खौफ से हड़कंप मच गई, तो HMPV वर्ड की जगह नीपा आ गया। वो थंबनेल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, पिछले साल वाला मैच कर लीजिए। स्पेशल टीम की गठन कर दी गई है, वो बिल्कुल थंबनेल वैसा ही है, हाई अलर्ट पे है मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, बिल्कुल वैसा ही थंबनेल है, बस HMPV वर्ड था, उससे पिछला कोरोना वर्ड था, अब वो वहाँ पे नीपा वर्ड आ गया। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस थंबनेल में वो नाम जो भी आया और WHO से वो नाम को डालने की जरूरत है। तो हमने इसको ठीक है, ये सारा वापस तो हमने पिछले साल जब इसी वक्त, याद कीजिए आप, पब्लिक की याददाश्त कमजोर होती है, HMPV का लॉकडाउन होने वाला है, इस तरह के मामला चल रहा था। कर्नाटक में केस पाया गया, गुजरात में 2 केस पाए गए, मुंबई में 3 पाए गए, है ना। जैसे कि मान लो कोई पता नहीं टेररिस्ट पाया गया हो अलग अलग प्रांतों में, ऐसा मामला हो रहा था। अखबार पिछले तब का आप देखेंगे, टीवी का अगर पुराने वीडियोस तो आपको दिख जाएंगे इसी समय का। तो हमने, हमारी टीम ने, डॉक्टर नमिता यहाँ बैठी है, इन्होंने ये HMPV का खेल को एक्सपोज करने के लिए हमने क्या किया, हमारे ही ऑफिस के जो अभी अब थे स्टेज पे, हमने सबका HMPV टेस्ट कर दिया। मैं अपना भी टेस्ट कर दिया, अपना तो मैंने 7 बार कराया, और कुछ कुत्तों को भी कर दिया, गली के कुत्ते, और 50 टेस्ट में से 7 HMPV पॉजिटिव निकल गए। और जब टेस्ट कराया हमने तो सारे कैमरे लगा दिए ताकि बाद में वो मुकर ना जाए लैब वाला कि भाई ये तो टेस्ट हुआ ही नहीं था। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सारे टेस्ट इस तरह से बने हुए हैं कि एक ही इंसान को एक ही समय में एक ही वाला टेस्ट 10 बार करा देंगे तो एक बार पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे इस वक्त 300 लोग बैठे हैं, हम लोग सब मिलके, तो 300 लोगों को अगर कोई भी नीपा का टेस्ट कराते तो 30 नीपा पॉजिटिव केस तो यही है, यानी कि पूरा का पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से यहीं पे है, राइट। तो कितनी विस्फोटक बात है। तो वो टेस्ट का खेल है ये। जब हमने 23 जनवरी 2025 सुभाष चंद्र बोस जयंती, आज ही के दिन हमने ये किताब रिलीज की, तो आप पाएंगे, पीछे जाके देखिएगा कि 24 जनवरी के बाद से HMPV का भूत पिछले साल पूरी तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया से गायब हो गया। तो उससे 1 साल पहले जाइए, मंकी पॉक्स आ गया, स्कूल भी बंद कर दिए गए, टेस्टिंग चालू कर दिया गया, और लगभग इसी समय, और तब हमने मंकी पॉक्स को एक्सपोज करने के लिए फिर से वही काम किया। हमने मंकी पॉक्स का टेस्ट किट मंगवाया और उस टेस्ट किट से हमने मंकी पॉक्स के 25 टेस्ट कर दिए, फिर दोबारा 25 का दोबारा बैच, 25 का दोबारा बैच। हमने देखा कि अगर एक इंसान को 25 बार टेस्ट कर दिया जाए एक बार, तो मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ ही जाएंगे। डॉक्टर नमिता का ब्लड सैंपल लिया था तो वो एक बार पॉजिटिव आ ही गई, कुछ लोग नहीं भी आए लेकिन कुछ लोग आ भी गए। तो वो सारे रिकॉर्ड्स, सारे सबूत हमने इस किताब में डाला, इस किताब को रिलीज किया। वो आप देखेंगे ऑनलाइन सारे स्टोर्स पे है। और उसके बाद से मंकी पॉक्स का भूत जैसे ही एक्सपोज हुआ खत्म हो गया। तो मैं आपको श्योरली ये बता सकता हूँ आज के इस कॉन्फ्रेंस में
करीब इस वक्त 50 से अधिक लाइव जगह पे चल रहा है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में अभी लाइव चल रहा है। बाकी यहाँ पे कैमरा है। कल से आई एम श्योर नीपा का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया की टीवी स्क्रीन से गायब होने वाला है। तो ये समझने वाली बात है कि जो तो मुद्दा है ही नहीं उसे मुद्दा बना देना और डरा देना। याद रखिएगा, जब आप डर जाते हैं तब आपको लूटना बहुत आसान हो जाता है, वेरी इजी, है ना। डर के दुबक के बैठ जाएंगे। एक डरे हुए इंसान से आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। एक डरा हुआ इंसान अपनी जान देने को भी तैयार हो जाता है। याद कीजिए, कोरोना पॉजिटिव आ गया, इस डर से वो हॉस्पिटल के छत से कूद गया, मर गया। याद आ रहा कुछ, है ना। तो आप अगर ढंग से डरा देंगे किसी को तो अपनी जान देने के लिए, माल देने के लिए, सब कुछ देने को इंसान तैयार हो ही जाता है। यहां तक कि अपने पेरेंट्स की लाश भी देने को तैयार हो जाता है ना। लाश भी हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए, अच्छी तरह डरा दो तो। क्यों छोड़ के आ गए? कोरोना ना फैल जाए। क्या हम सब ने क्लास 8वीं पढ़ी है? हमने पढ़ी है। क्लास 8वीं में हमने सुना है, पढ़ा है उसमें कि डेड बॉडी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया फैला नहीं सकता कभी, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस फैलाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, सांसें लेना पड़ेगा, और डेड बॉडी तो सांस ले सकती है ना, बोल ही सकती ना खा सकती है। तो डेड बॉडी इज लाइक ए स्टोन, और स्टोन से कोई चीज फैलती नहीं है। इतनी छोटी सी बात है जो हमने बचपन में पढ़ा है, क्लास 8 के सिलेबस का पार्ट है, और उसके बाद भी इतना इंसान डर गया कि भूल गया कि प्रिंसिपल ऑफ ये बायोलॉजी है क्या, कोई चीज कैसे फैलती है। जरा सोच के देखिए, हमारे पूरे देश में किसी एक ने भी ये मुद्दा उठाया? हम तो तब से बोलते आए हैं, हम या हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो तो बोलते हैं, हमको छोड़ दीजिए उसके अलावा, जबकि हम सब ने पढ़ाई की है ना। तो जो तो मुद्दा था ही नहीं कभी। कई बार लोग बोलते इतने लोग मरे कैसे? फिर मरा वही जो हॉस्पिटल गया। जो हॉस्पिटल गया नहीं वो मरा ही नहीं। कोरोना काल को याद कीजिए, जितने लोग मरने वाले आपको याद आएंगे वो हॉस्पिटल गए, वहां पूरी तरह से तैयारी कर ली गई, सारा जहर था उनके पास, अभी भी है। नीपा के नाम से जो जाएगा, रेटनोविर है, लेप्नोविर है, रेमडेसिविर है, याद कीजिए। बस पहुंचे तो सही, वो लगा देंगे, इंसान मर जाएगा, बोल देंगे नीपा से पहली मौत, ठीक है ना। तो नीपा का खौफ फैलाने में आपकी लाश भी काम आएगी। ये आज की सच्चाई है, और कोई बंद कमरे में नहीं बोल रहा हूं, ये तो लाइव चल ही रहा है ना, और बाकी जो कैमरा अपने अपने सोशल मीडिया पर चलाएंगे ही चलाएंगे, ठीक है। तो ये मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस भरोसे में है कि आपका हेल्थ का ध्यान कोई हेल्थ मिनिस्ट्री करेगी, कोई मेडिकल का हॉस्पिटल करेगा, वो नहीं करने वाला, वो तो आप ही को करना है। तो क्या करना है आपको, वही आज हम बात करने वाले हैं, रियल मुद्दे पे बात करने वाले हैं। रियल मुद्दा आज का ये है कि आज के बच्चे सबसे ज्यादा बीमार हैं। इतने बीमार कभी नहीं थे जब हम बचपन में थे, इवन आज भी इतने बीमार नहीं है जितने आज के बच्चे भी बीमार हैं। आप इसके बाद जो लोग लाइव देख रहे हैं, इसके बाद आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, पब्लिक स्कूल में, आप पाएंगे हर 2 में से एक बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम, दांतों की दिक्कत। बच्चों को हर तीसरा बच्चा चश्मा पहला बार नजर आएगा, हर चौथे बच्चे को डाइजेशन इशू है, सीरियस इशू। हर 10वां बच्चा ADHD का पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, जो कि स्कूल ही नहीं जा पाता, उनके स्पेशल स्कूल होती है। हर 500 में से एक बच्चे को आज की टाइम पे सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी आगे मैं दिखाऊंगा। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब एक तरह से वो जिंदा तो है, लेकिन बस जिंदा ही है। जैसे आप आराम से बैठे हुए ना, उनके पेरेंट्स को अगर बच्चे को बिठाना है तो एक रस्सी से बांधना पड़ता है, क्योंकि जब बैठते हैं तो बैठने के लिए भी इन मसल्स का सपोर्ट की जरूरत है। उनकी मसल सपोर्ट नहीं करती, बस मुश्किल से सांस ले पाते हैं, इतनी सपोर्ट करती है। सेरेब्रल पाल्सी, राइट। हर 500 में से एक बच्चा, हर 1000 में से एक बच्चा डायबिटीज टाइप 1 का पेशेंट है आज की तारीख में। अब याद कीजिए, जो बीमारियों के नाम मैंने लिए, मेरे उम्र के लोग, 50 साल से ऊपर वाले लोग, याद कीजिए हमारे टाइम पे, हमारे स्कूल के टाइम पे कभी ऑटिज्म, ADHD ये सारे नाम सुने थे आपने? तो एकाएक कहां से आ गए ये नाम? अब किसी डॉक्टर से पूछे, बोले जेनेटिक है। अगर तो जेनेटिक है, फिर तो हमारे पूर्वज को भी इनमें से कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए। फिर तो 40 साल का भी कोई ऑटिज्म का पेशेंट होना चाहिए, जो 40 साल का है आदमी और ऑटिज्म का पेशेंट भी है।
तो ऐसे लोग आपको एक भी नहीं मिलेंगे, नॉट अ सिंगल वन, क्योंकि उस वक्त ये सारी बीमारियां थी नहीं। अब कैसे आ गई, आज हम बात करेंगे कैसे आई और कैसे प्रिवेंट करें और कैसे ठीक करें। और जो बच्चे ठीक हुए हैं वो पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, उनसे मिलाऊंगा मैं, राइट, तो वो भी हम देखेंगे। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा आज इतनी बदतर हालत कैसे हुई हमारी, और उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आज भी हमारी दुनिया में 10% ऐसी आबादी है जो किसी तरह का कोई वैक्सीन कभी नहीं लगाती। 10% कई सारे कारणों से वो वैक्सीन नहीं लगाती, चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं लगाती, चाहे वो यूं ही छूट गए तो नहीं लगाया, लेकिन नहीं लगाती। पूरे दुनिया में, मैं बच्चों के ऊपर जो वैक्सीन लगते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जितने सारे बच्चे बचपन में लगते हैं ना वैक्सीन, पोलियो के लगते हैं और टीबी के लगते हैं, जो हर तरह के जो वैक्सीन हैं, MMR वैक्सीन हैं, ये सारे वैक्सीन जो बचपन में शेड्यूल में जाके लगाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज भी हमारे दुनिया में 10% लोग जिनको वैक्सीन कभी लगानी है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी कभी दुनिया में ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुए, ऑब्जर्वेशन स्टडी बिटवीन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन एंड अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, दो तरह के पॉपुलेशन होंगे ना, वैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको बचपन के सारे वैक्सीन लग गए, और अनवैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगा। अब इन दोनों की जिंदगी को अगले 20 साल तक नोटिस किया, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन स्टडी। और जब भी इस तरह के स्टडी हुए, वो स्टडी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखा गया, ये इस स्टडी के अनुसार कि जो वैक्सीनेटेड स्टडी बच्चे हैं उनमें 5 गुना ज्यादा बीमारियां होती हैं अनवैक्सीनेटेड बच्चों से, ज्यादा 5 गुना, 5 टाइम दे आर मोर सिक, राइट। और ऐसा एक स्टडी नहीं है, ऐसे हजारों स्टडी हैं। और ये देखा गया कि वैक्सीनेटेड बच्चों में डिप्थीरिया, टिटनेस, वुपिंग कॉफ वो 2 गुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। और इसी तरह का ये आप देखेंगे न्यूजीलैंड स्टडी, जिसमें वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड बच्चों पे लॉन्ग टर्म स्टडी किया गया कई साल तक। तो ये देखा गया, चाहे वो अस्थमा हो, एक्जिमा हो, ईयर इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल हो, अचानक मौत हो जाना हो, हाइपर एक्टिविटी हो, ये वैक्सीनेटेड बच्चों में कई गुना ज्यादा होता है कंपैरिजन टू जिन बच्चों ने कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाया। ये वैक्सीन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी जड़ ही है, सारा कारण ही है। और इसी तरह के स्टडीज हैं। ये स्टडी है USA का स्टडी है, जनरल पॉपुलेशन वर्सेस जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। जनरल पॉपुलेशन मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कोई ना कोई वैक्सीन लगाई है या सारी लगाई है। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, ये आंकड़े अगर ध्यान से देखेंगे तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि वैक्सीनेटेड बच्चों में अस्थमा होता है ज्यादा, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में अस्थमा नाम की चीज ही नहीं होती है। ठीक उसी तरह से बाकी सारी बीमारियां स्क्रीन पे लिखी आ ही रही हैं। ADHD कई गुना ज्यादा होता है, 10-15 गुना ज्यादा होता है वैक्सीनेटेड बच्चों में, यानी कि 1500% इन कंपैरिजन टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। तो इस तरह से अगर मैं स्टडी पे स्टडी दिखाता जाऊं तो वो लिस्ट बहुत लंबी है, 1-2 घंटे चाहिए। लेकिन एक स्टडी दिखाऊंगा, ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस के गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो स्टडी है, जो अभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं, hsgac.cnet.gov में जाके, वो दिखा रहा हूँ कि गवर्नमेंट की अपनी स्टडी जो अभी भी अपलोडेड है कि वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड, जिन बच्चों को वैक्सीन मिला उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन होता है, जिनमें वैक्सीन नहीं लेते उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन 0 होता ही नहीं कभी। ठीक इसी तरह से जो बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं उन्हीं में डायबिटीज टाइप 1 होता है, जो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी जाती उनमें डायबिटीज होती ही नहीं कभी। मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो होगा ही नहीं कभी, राइट। और ऐसे ही ADHD, जिसके जो आज का टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होता है। दुनिया में जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ADHD हो या जिसको ऑटिज्म हो, राइट। वो बहुत रेयर है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड बच्चों में कभी नहीं होती। या फिर टिक्स का मतलब होता है कि अनवॉलंटरीली कुछ ना कुछ बॉडी में एक्शन, कई लोग होते हैं ना अनजाने में पल के ऐसे करते रहते, कुछ लोग करते रहते हैं, कुछ लोग कोई ना कोई बात बोलते रहते हैं रिपीटेडली, टिक्स बोलते हैं। वो सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होती है। साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड में 0 होती ही नहीं है। तो जितनी स्टडी आप देखेंगे इसी तरह से और खूब सारी स्टडीज हैं, राइट। ये जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनकी मृत्यु
सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती रहती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी वैक्सीन लगाई ही नहीं। तो ये स्टडीज़ हैं और इस तरह से लिस्ट बहुत ज़्यादा है, और अगर सारे स्टडी आपको देखने हैं पूरे एविडेंस के साथ, तो आज जो किताब हम रिलीज करेंगे दैट इज क्योर ऑटिज्म नाउ, उसके पहले मॉड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जिनको ये लगता है कि वैक्सीन से तो हमारी बीमारियां कम हो गई, पोलियो नहीं है, कई सारी और बीमारियां नहीं है जो पहले हुआ करती थी, ऐसे दिमाग में आता है ना, तो ध्यान से देखेंगे आंकड़े। फॉर एग्जाम्पल ये मीजल्स का आंकड़ा है, एक टाइम था 1900, मीजल्स का आंकड़ा यूएसए का 1900 से लेके अभी तक का, कि मीजल्स काफी ज्यादा तेजी से फैलता था, लेकिन मीजल्स धीरे धीरे फैलना कम हो गया, मीजल्स की मृत्यु कम हो गई, और जब फाइनली बहुत कम हो गया, ये वो टाइम था जब मीजल्स का वैक्सीन आया था। जब मीजल्स दुनिया से जाने लगी थी तब वैक्सीन आया, और अब ये लगता है कि ये बीमारी कम है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। चाहे हम यूएस का आंकड़ा देखें, चाहे हम यूके का, इंग्लैंड का आंकड़ा देखें, वैक्सीन कब आया? वैक्सीन केम एट दिस टाइम जब ये बीमारी दुनिया से जा चुकी थी। ये बीमारी दुनिया से गई कैसे फिर, अगर वैक्सीन ने ये कमाल नहीं किया तो? जब सैनिटेशन अच्छा होने लगा, साफ पानी मिलने लगा, भरपूर ठीक से खाना मिलने लगा, तो लोगों की हेल्थ ठीक होने लगी। ये वो टाइम था 1910 का या 20 का, जब माल न्यूट्रिशन ज्यादा होता था दुनिया में, या फिर पानी की जो क्वालिटी होती थी, हाइजीन होता था, वो बहुत खराब होता था, या फिर गंदगी ज़्यादा होती थी। जैसे जैसे वो ठीक होता चला गया, दुनिया से कुछ तरह की बीमारियां गायब होने लगी। इंटरेस्टिंगली उसी के बीच में वैक्सीन को घुसा दिया और सारा श्रेय वैक्सीन पे डाल दिया। शालिनी, आज इस पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर बीआर चौधरी जी, आचार्य मनीष जी, जिनको सदैव सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। कहा जाता है कबीरा संगत साधु की जो गंधी को बास, जो भी गंधी दे नहीं त्यों भी बास सुबास। मैं डॉक्टर बीआर चौधरी जी से हमेशा सुभाषित होते रहा हूँ। शायद आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर बीआर चौधरी जी के संपर्क में और आचार्य मनीष के सानिध्य में मैं भी बहुत कुछ सीख गया हूँ। और जिस तरह से बताते रहे हैं, कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बड़ी रोचक होती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां इसलिए रोचक होती हैं क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जिया है उसको। तो हमने भी डॉक्टर साहब के सलाहों में जिया है। और केवल इतना ही नहीं, हम तो बार बार आग्रह करते रहे हैं डॉक्टर साहब से और आचार्य मनीष जी से कि मेरे बिहार चलिए, क्योंकि मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य भी हूँ और निश्चित तौर पे अपने प्रदेश की सेवा में लगा रहता हूं। और आप जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से डॉक्टर चौधरी और आचार्य मनीष जी निस्वार्थ भाव से लोगों की को सेवा देते रहते हैं। और जब मतलब ऑन द स्पॉट, तो ऑन द स्पॉट का मामला मैंने कई बार फोन किया इन लोगों को कि भाई इनको दिखाना है, वो आदमी दिल्ली आ चुका है, समय मिल गया। तो शायद यहाँ उपस्थित लोगों को भी समय मिला होगा, तभी वो इतने उत्साहित होके इस कार्यक्रम में है। और मैं भी, बारिश हो रहा है, मेरे मकान के बाद गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल हो रहा था, पूरा रास्ता बंद था, लेकिन मेरे इरादे बुलंद थे, मुझे जाना था। तो मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर, और मेरे घर से लेकर मेरे मोहल्ले, यानी मेरे मोहल्ले का अर्थ है मैं एमएलसी क्वार्टर में रहता हूं, बिहार के उच्च सदन के साथियों के साथ रहता हूं। तो वहां भी कई लोगों को फोन पर बात करा के, और ऐसे कई लोगों को मुझे तो लगा ठीक हुए, अच्छे हुए,
लोगों ने बाद में मुझे बताया भी कि हाँ बहुत फायदा हुआ। कई लोगों को दिल्ली भी भेजा। तो मुझे लगता है इस सेवा कार्य, यह सेवा कार्य और बलवती हो, बुलंद हो, हम सब की शुभेच्छा है। आज थोड़े काम में होने के कारण समय कम दे रहा हूं, लेकिन मेरा मन आपके साथ है। मेरी मनोकांक्षा है, मेरी शुभकामना है कि आपकी यह पद्धति और आगे बढ़े और लोगों को स्वस्थ बनाए, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। तो स्वस्थ बनने की शुभकामना के साथ कि देश का एक एक नागरिक स्वस्थ बने और आप सबका योगदान रहे, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत मिश्रा कानपुर से और मेरा बच्चा है पर्व। ये हम लोग को एक्चुअल में जब बेबी हुआ तो हर पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है कि बड़ा टफ है बोलना है, बड़ा टफ एक्सप्रेस करना है। हो सकता है मतलब जब डायग्नोस हुआ तो हम लोग को लगा कि हम लोग अर्ली पेरेंट हैं, तो शायद में भी कुछ फॉल्ट रहेगी हम लोग की। बट जब पल को डायग्नोस कराया 2.5 ईयर में तो पता चला कि पल को ऑटिज्म है, ADHD है। हम लोग के लिए बिल्कुल नया था, कुछ ऐसा नहीं था कि हम लोग को जानकारी बहुत ज्यादा हो इसके बारे में। बट धीरे धीरे हम लोगों ने सर्च किया, काफी कुछ जो है थेरेपीज कराई। मेरा होम टाउन है, मैं वहां से शिफ्ट हुआ दूसरे सिटी में जहाँ पे रिसोर्सेज हों, तो हम लोग वहां पे आए। मैं डेली अप डाउन करता हूँ अभी जॉब में अपने। 150 किलोमीटर का मेरा पर डे रन है जॉब को लेके, कि मैं अपने बच्चे को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकूं कि हम लोग इससे फाइट कर सकें, सफर कर सकें इस चीज को और फेस कर सकें। लेकिन स्टार्टिंग में ADHD और ऑटिज्म को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। अब सोसाइटी में बहुत रिसर्चेज ऐसे तरीके की हैं और हर जगह आप जाएंगे तो थेरेपी सेंटर, अनस्किल्ड थेरेपिस्ट हैं वहाँ पे। लिटरली मैं बोलना चाहूंगा कि घर की ठोकरें सब पेरेंट्स जो है खाए होंगे लगभग। और मैंने इसमें कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, नमिता मैम को जानकारी है उसके बारे में, कि जो है थेरेपी सेंटर्स में लिटरली लूट हो रही है। जो पेरेंट्स जो है ऑलरेडी परेशान हैं, जिनके बच्चे सफर कर रहे हैं सारी चीजें और वो खुद सफर कर रहे हैं, उनको मिसगाइड किया जा रहा है कि आपको बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत लंबे टाइम के लिए उनको परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने ये सारी चीजें फेस की। इवन मेरे समझ से जितने भी पेरेंट्स होंगे जो ऑटिज्म, ADHD या जो भी लाइव इसको से देख रहे होंगे, सब सफर कर रहे होंगे। और काफी लंबा टाइम 3 साल हम लोगों ने लगभग उसमें थेरेपी में दिया, बट कोई ऐसा बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया। बट उसके बाद जब हम BRC सर और नमिता मैम के कांटेक्ट में आया तो हम लोगों ने प्रोटोकॉल फॉलो करना स्टार्ट किया। और विदिन 15 डेज जो है पर एक्चुअली नॉन वर्बल थे स्टार्टिंग से, थेरेपीज के बाद भी नॉन वर्बल थे। बट उसके बाद 15 डेज के बाद इतना मतलब एक ड्रास्टिक चेंज आया और पर में वर्बल जो है ये पर जो है चीजें बोलने लगे और खुद से जो है उन्होंने डिमांड की इस चीज को। पर की मदर भी एक्सप्रेस करेंगे इस चीज को। तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि पर्व जो है नॉन वर्बल से वर्बल हुए। उसके बाद पर्व में लर्निंग स्पीच इंप्रूव हुई। पर्व जो है इस टाइम पे नॉर्मल स्कूल में, सेंट्रल स्कूल IIT कानपुर में है, वहाँ जा रहे हैं और पर्व अपनी क्लास में भी अच्छा कर रहे हैं। और लर्निंग नो डाउट बहुत इंप्रूवमेंट है। लर्निंग में थोड़ा सा बिहेवियर इशू रह गया। अच्छा हाँ, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, नीम थेरेपीज हम लोगों ने फॉलो की। बेसिकली जो सर ने और मैम ने नीम थेरेपीज को लेकर बताया कि नीम थेरेपी में इतना ड्रास्टिक चेंज आया नीम थेरेपी से। और मतलब नीम को वैद्यराज ही कहा गया एक तरीके से, तो बिल्कुल ही सही कहा गया नीम को। कि अभी रिसेंटली मैम ने इंट्रोड्यूस कराया नीम मास्क और नीम वात, सिक्स बात इस तरीके से। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है बॉडी से उसके स्टूल से वॉर्म्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े जो है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो है बॉडी में, वैक्सीनेशन से हुआ है। और जो हम लोग की जो डेली रूटीन लाइफ है, जो उसमें चेंजेस आए हैं, बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण वो भी है। बट BRC सर और नमिता मैम को हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हम लोगों को एक सही रास्ता दिखाया कि कैसे हम लोगों को इस चीज से बाहर आना है। और पूरा फेथ है। जब हम लोगों ने 3-4 साल जो है थेरेपीज में बर्बाद कर दिए, तो सबको जितने भी पेरेंट्स देख रहे हो यहाँ पे लाइव या फिर यहाँ पे हैं, सबको एक फेथ और पेशेंस होना चाहिए कि मतलब
हम अगर इसमें नीम थेरेपी के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों में चेंजेस देखेंगे और बहुत नॉर्मल लाइफ में बच्चे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई स्ट्रोक सुनाएगा समथिंग? Just great. A great effort in the progress of improving. Every single day the children are improving little by little bit. यही सारे पेरेंट्स आपको संदेश देना चाह रहे हैं। हर दिन पिछले दिन से बेटर होता जा रहा है, हर दिन पिछले दिन से बेटर होता जा रहा है। आप कानपुर से आए, जहाँ से मैंने भी स्कूलिंग की है, केंद्रीय विद्यालय से। आपके लिए ये ऑनर और फल है। ऊपर सूरज से कनेक्ट करा दिया, नीचे जमीन से कनेक्ट करा दिया, पेड़ से कनेक्ट करा दिया और डाइट को ठीक कर दिया और कुछ चीजें जो नुकसान करती हैं, कर सकती हैं, उनको हटा दिया। और जब हम ये करते हैं तो जितनी सारी बीमारियों के नाम आप जानते हैं वो सारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। हम ये नहीं बोलते कि आप हमारे क्लिनिक आइए, हॉस्पिटल आइए या वर्चुअली जुड़ के इनके ठीक हो जाइए। आपसे नॉलेज लेके यही चीज करने लगेंगे तो आप देखेंगे हर दिन ठीक होते रहेंगे। और उदाहरण के तौर पे हमारे हिम्स हॉस्पिटल के 2 पेशेंट यहाँ पे बैठे, अचानक जी प्लीज आए और अपने पेशेंट्स भी हैं। ये ऑटिज्म और ADHD के पेशेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बीमारी कोई भी क्यों ना हो, तरीका ठीक होने के लिए एक ही है। वो तरीका हमारे हॉस्पिटल में आगे करो, क्लिनिक में आगे करो, या जो आपने भी देखा सुना ये समझ के करो, तो रिजल्ट एक ही होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे बीच एक पेशेंट हैं, हमारे मित्र और पार्टनर आचार्य मनीष जी, जो पेशेंट को बहुत करीब से जानते हैं। मैं आपके सामने 2 पेशेंट पेश कर रहा हूँ। ये पेशेंट है, अभी तो खैर पेशेंट नहीं, अब तो फाइटर हो गई। ये व्हील चेयर पे आई थी, इसकी आंखें दोनों बंद थी और वैसे पीपीटी में फोटो है आपके, इसी पीपीटी में, इसी पीपीटी आपको जो दी हुई है फोटो। अच्छा, तो इनकी दोनों आंखें बंद थी। डॉक्टर के हिसाब से कहानी नमस्ते, और व्हील चेयर पे आई थी, हीमोग्लोबिन कम था, जब आई थी तो सांस नहीं ले पा रही थी। इवन कि हमारे डॉक्टर भी डर रहे थे कि इनको लेके नहीं ले। मैं खुद ही इनसे बोलता हूँ कि अभी इनका ट्रीटमेंट ऑनगोइंग है। अभी हमने 19 दिन एडमिट करके इनको छुट्टी दी है, सिर्फ आज आपसे मिलने के लिए बुलाया है। अब अपने पैरों पे चल के आई है। और आज से 1 साल पहले अगर आप इनकी फोटो देख लोगे तो ये मॉडल थी। ये सिर्फ और सिर्फ पीरियड डिस्टर्ब हुए, उसकी दवाइयाँ खाई, हार्मोन्स की दवाइयाँ खाई, उससे वो कैंसर तक पहुंची। जब आई थी तो आपकी बाजुएं कैसी थी? इनकी बाजू ऐसी थी क्योंकि बाजू के नीचे इतनी बड़ी बड़ी गांठें थी, बॉल जैसी, जैसे मुंह देख रहे हो ना आप, ऐसी गांठें बाजू के नीचे भी थी और ब्रेस्ट में भी गांठ थी। तो आप खुद ही बता दो। जो आर्मपिट में गांठें थी वो तो बिल्कुल ही खत्म है, ऑलमोस्ट इतनी रह गई है। और ब्रेस्ट में भी गांठ इतना काफ़ी बड़ा था तो वो स्वेलिंग, उसकी पानी भी कम हुआ उसका। तो बाकी मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उसमें भी मुझे काफ़ी आराम आया है। उसमें तो मुझे मतलब कि 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर ही आराम आ गया था। और नाक में से भी ब्लीडिंग होती थी हल्की हल्की, वो मेरी 2-3 दिन में ही ठीक हो गई थी। ये ब्लड कैंसर की एक किस्म है जो कि दुनिया में लाइलाज है, लेकिन 19 दिन के अंदर इनमें ये अपने आप चलने लग गई। अभी कितने दिनों में छुट्टी ली है आपको? अभी 10 दिन है, मतलब 29 दिन टोटल हुए हैं। 19 दिन हमारे पास रही हैं, अभी 10 दिन से घर पे होमवर्क कर रही हैं। अभी इनको दोबारा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बुलाएंगे और घर का इनको होमवर्क चल रहा है और ये आपके सामने है। और अपनी, क्योंकि इनको मैंने जब पहली बार मिला था तो मैंने इनसे पूछा था जीना क्यों है, तो इनकी 3 बेटियां हैं बड़ी प्यारी प्यारी, तो इन्होंने बोला मुझे उनके लिए जीना है। तो मैं चाहूंगा ऐसे पेशेंट्स को, ये पीछे इनकी फोटो है जिस दिन हमारे पास आई थी, जिस दिन आई थी फर्स्ट डे की फोटो। आप देखो इनकी आंख कैसी है,
और पूरे गाल वाल पूरा इनका हाल था। और जब ये आई थी सांस नहीं ले पा रही थी, व्हील चेयर पे आई थी, और अब आपके सामने चल भी रही है, आंखें खुली हुई हैं और सूजन कम होनी शुरू हो गई है, और बाजू की गांठें इनकी बिल्कुल दोनों खत्म हो गई, और ब्रेस्ट की गांठ भी खत्म है। हाँ एक साइड की तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद। ये ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, हांगकांग में रहती थी, ब्रेस्ट रिमूव कराई, ये उम्मीद से कि ब्रेस्ट कैंसर से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद ब्रेस्ट का साइज बड़ा छोटा हो जाता है, नेचुरली बात है, क्योंकि एक ब्रेस्ट चली गई तो डॉक्टर ने ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट करी, पेट से मांस निकाला, नई ब्रेस्ट बनाई, उसमें इंफेक्शन आ गया, और जब ब्रेस्ट नहीं बनाई तो दूसरी वाली साइज और उसका साइज डिफरेंस हो गया, तो दूसरी को भी काट के छोटा करा। जिस जगह से मांस निकाला वहां इतना दर्द हुआ, इतना दर्द शुरू हो गया कि ये ना खड़ी हो पाती थी ना बैठ पाती थी। अब आप इनको रनिंग करा लो, जो मर्जी करा लो। अब ये खैर वापिस अभी आज दुबई जा रहे हो। और जब इनका ये हाल हो गया था कि इनके घर वालों को लगा कि अब इनके ये मरने वाली है, क्योंकि इनको भी लगने लग गया था, परिवार को भी लगने लग गया था। आज कितने महीने हो गए टोटल, बता दो जरा। मैं 8 महीने से मनीष हजारी जी को फॉलो कर रही हूँ। जब 8 महीने पहले मैं इनके पास में आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन मुझे इतना पेन यहाँ पर चालू हो गया था कि उसकी वजह से मैं चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, और कोई भी घर का काम नहीं कर पाती थी, बच्चों को देख नहीं पाती थी। आधा घंटे से ज़्यादा अगर मैं बैठ गई तो मुझे लेटना ही पड़ता था, इतना पेन होता था, और लेटने के बाद भी पेन खत्म नहीं होता था, और मैं उससे बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने अचानक से मनीष आचार्य जी का वीडियो देखा, तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे हस्बैंड का नाम विनय है, कि विनय मुझे वहां ले चलो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, कि वहां पर इतनी सब बीमारियां ठीक हो रही है तो मेरी सब ठीक हो जाएगा वहां पर। जब मैं आचार्य जी के पास में आई और वहां पर डॉक्टर्स से मिली, डॉक्टर्स की टीम से मिली, तो उन्होंने मेरे को थेरेपी दी और डाइट मेरी ठीक करी बिल्कुल, और कुछ मेडिसिन वगैरह दी। तो मेडिकल मेरे साथ में ये हुआ कि जिस पेन से मैं मतलब 8 साल से जिस पेन को भुगत रही थी, जिस पेन के साथ में मैं जी रही थी, और ये ऑपरेशन के बाद में मेरा पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जो डॉक्टर्स मुझे बोलने लगे कि इसी पेन के साथ आपको जीना पड़ेगा। और वो 8 साल से मेरे को पेन हो रहा था, ऑपरेशन के साथ बहुत बढ़ गया। नहीं, पेन किलर भी काम नहीं करते थे, मुझे लेटना ही पड़ता था। और जब मैं यहाँ हिम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो लिटरली मेडिकल ये हुआ कि 4 दिन में मेरा पेन गायब हो गया, और मैं पूरे कैंपस में पैदल चलने लगी और दौड़ने लगी, सारे काम। मैं मतलब वहाँ पहले दिन गई थी तो बग्गी लेके जाती थी, फिर उसके बाद में मैं पूरे कैंपस में पैदल ही चलती थी। और आज भी मैं है ना पूरा एनर्जेटिक रहती हूँ, मैं पूरी डाइट फॉलो कर रही हूँ, सुबह 6 बजे उठती हूँ, रात को 12 बजे सोती हूँ, तब तक पूरी एनर्जेटिक रहती हूँ। पहले मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, ऐसा बहुत ज्यादा मेरे अंदर वीकनेस थी, पेन था तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी। अब मैं फुल एनर्जेटिक हो गई। सर मेरा टोटल 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इन सब में, मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन डॉक्टर्स ने मेरा कर दिया, यहाँ से ये करो, वहां से वो करो, ऐसे। पेट का मांस उधर लगा, उसको ब्रेस्ट को छोटा बड़ा कर, पहले ब्रेस्ट रिमूव कराई, फिर इंफेक्शन, 2 करोड़ रुपए खर्च करे। और अब ये मोटिवेटर है, अब ये कम से कम 10 लेडीज को हमारे यहाँ भेज चुके हैं जिनको ब्रेस्ट में गांठ हुई, किसी की 10 दिन में गायब हो गई, किसी की 24 दिन में गायब हो गई। खुद ही बता रही है कि मैं उनको बोलती हूँ कुछ छेड़ना नहीं। मेरे ऑपरेशन के बाद यहाँ गांठें हो गई थी बहुत सारी, वो गायब हो गई पूरी, और मैं पूरी एनर्जेटिक हो गई। थैंक यू। यानी कि अगर आपको बीपी है या शुगर है या मोटे हैं या बॉडी में स्टिफनेस है, दर्द है, तो आपको नेचुरल DIP डाइट देना चाहिए। ये इसका मतलब है, ऐसा नाम हमने इस तरह से रखा है। तो जरा सोच के देखिए, आप में से जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, लाखों लोग ऑलरेडी DIP डाइट फॉलो करते हैं, और DIP डाइट जब फॉलो करते हैं, नेक्स्ट प्लीज, तो DIP डाइट में 12 बजे तक तो फॉलो पे रहना है, राइट। और उसके बाद स्टेप 2, लंच में जो खाना खाते हैं वही खाना है, राइट, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाते हैं, लेकिन उससे पहले कच्ची सब्जी खाना अकॉर्डिंग टू द स्टेट, नेक्स्ट प्लीज। और कुछ चीज़ों को छोड़ना है, वो भी यहाँ लिखा है, पैक्ड एंड रिफाइंड फूड, और कुछ चीज़ों को जोड़ना है, जैसे नट्स एंड स्प्राउट्स, फ्रूट,
जब ये करते हैं, जिसको कहते हैं DIP डाइट, जब ये करते हैं तो पिछले कई सालों से लोग कर ही रहे हैं, आप में से कई लोग साक्षात उदाहरण हैं ही, अभी भी आपने देखा उदाहरण, तो लोगों में जो इम्प्रूवमेंट देखा गया, आपने देखा कि विद इन 72 आवर्स 70 लोगों की ब्लड शुगर नॉर्मलाइज हो जाती है, दवाई छूट जाती है, बाय 3rd डे to 7th डे BP कंट्रोल होता है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ठीक होने लगता है, 1 महीने में 10% वेट लूज होने लगता है, ये जो मोटे लोग हैं, एंजाइना खत्म होने लगता है, 2 महीने में थायराइड बीमारी गायब हो जाती है, दवाइयां छूट जाती हैं, 3 महीने में ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, इन सब में आराम मिलता है, 6 महीने से लगभग अस्थमा, आर्थराइटिस ये खत्म होने लगता है, और 8 महीने में स्किन डिसऑर्डर, किडनी डिस्फंक्शन, इस तरह से हमने टाइमलाइन देखा। तो ये तो वो टाइमलाइन है जब आप DIP डाइट लेते हैं, जो कि वही वाला है जो केमिकल युक्त है, तब भी है। अगर हम ये इंश्योर करते हैं कि वो केमिकल फ्री हो, नेचुरल हो, तो ये टाइमलाइन की स्पीड डबल हो सकती है। जिन पेशेंट्स ने ऐसा किया, यानी कि उन्होंने ऑर्गेनिक DIP डाइट लिया, सॉरी ऑर्गेनिक नेचुरल बोल सकते हैं, हाँ, नेचुरल DIP डाइट लिया या दुकान से कहीं से भी ऑर्गेनिक ले लिया और वो शुद्ध ले लिया, हमने देखा कि उनकी टाइमलाइन और ज्यादा स्पीडली हो गई है। लेकिन अक्सर वो वही करते हैं जिनके पास पैसे काफी है, तो वो पैसे में डोंट माइंड, लेकिन अक्सर पेशेंट्स का ये आता है कि हमें ऑर्गेनिक हम इसलिए नहीं लेते बिकॉज वो ज्यादा महंगा है। तो अब आपके सामने उसका सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के तौर पे ये नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस इस डब्बे में, बताएं इस डब्बे में पूरा 1 महीने का राशन अभिनव मित्तल जी ने भर दिया है। मतलब 1 महीने में एक हेल्दी आदमी जितना दाल, मिलेट्स, 8 तरह के दाल, 5 तरह की मिलेट्स और जितने 5 तरह के मसाले और रॉक सॉल्ट, जो भी चीज आपको कुक फूड में चाहिए वो सारा कुछ नेचुरल फॉर्मेशन भर दिया है। और इसका रेट, जो रेट मैंने बताया, इट कम्पीट्स विद द सेम जो कि किराना स्टोर का नॉन ऑर्गेनिक केमिकल से लेस केमिकल युक्त फूड से कंपैरेटिव एकदम वही रेट बन गया है, बिकॉज बीच में से रिटेलर चला गया और ट्रेडर चला गया, होलसेलर चला गया, सीधे इन्होंने इनसे लिया, लेके इसमें भर दिया और फिर ये आप तक पहुंचा दिया। तो इस DIP डाइट फॉर बॉस इट कम्स विद द कंप्लीट फूड फॉर 1 मंथ, और साथ में इसमें एक छोटी सी ट्रेनिंग भी है। वो ट्रेनिंग का यहाँ पे QR कोड दिया है, उसमें जाके वो कैसे लेना, क्या करना, अलग अलग बीमारी के लिए वो भी दिया हुआ है। तो मतलब और मकसद एक सेम है, सिंपल है कि आप जहां कहीं भी हैं, आपके ही शहर में या आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं, आप ही के शहर में, ये तो खैर हमारे जहाँ अभिनव जी रहते हैं इनके आसपास है, लेकिन आप भी जहां भी रहते हैं वहां भी ऐसे लोग हैं, थोड़ा ढूंढने की बात है। तो इसके थ्रू मैं ये इंस्पायर करना चाहता हूँ, जो काम अभिनव जी ने किया है वही काम करने की थोड़ी कोशिश तो हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि अभिनव जी कितने लोगों तक पहुंचा देंगे, 1 महीने में 50,000 लोगों को या 10,000 लोगों को ज्यादा तो नहीं। तो यही वाला काम हमें अपने आप अपने शहर में करना है। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक को प्रोत्साहन मिलेगा, नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन मिलेगा, जब ज्यादा लोग करने लगेंगे उसका दाम भी थोड़ा थोड़ा कम आएगा। तो खैर इस मैसेज के साथ कि अब ऑर्गेनिक ये जो पूरा ये किट है ये 890 का है, और जितना सामान है वो अगर देख लेंगे आप तो किराने स्टोर में केमिकल वाले सामान से कंपेयर करेंगे तो उससे कम ही निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा। यानी कि नेचुरल खाना पॉसिबल है। कैसे पता चलेगा ये नेचुरल? पहली बात तो मुझे पता है कि जो हमारे फॉलोअर रहे हैं उनको मुझ पर ज्यादा विश्वास है कंपैरिजन टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, फॉर दैट मैटर फूड मिनिस्ट्री, व्हाटएवर इट इज, है ना। और दूसरी बात, आप जब ये लेंगे और आपकी हेल्थ जब बड़ी तेजी से ठीक होने लगेगी तो वो भी एक पैमाना होगा कि अभी तक DIP डाइट ले रहे थे तो कितना बेनिफिट हो रहा था, अब जब हमने इसमें ट्रांजिट किया तो कैसे कितना बेनिफिट हो रहा है। दैट कैन बी वन वे, या फिर जो टेस्ट उससे पता चलता है। और ऊपर से दिस कैन बी ऑयल फ्री। ऑयल फ्री कुकिंग कैसे करनी है वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है, एक QR कोड से आप वो इसमें दिया हुआ उससे आप दे सकते हैं। तो फिलहाल आज के दिन एक सिंबॉलिक लॉन्च का दिन है और एक मैसेज का दिन है कि अपने शहर में ढूंढिए, आपको भी इस ऑर्गेनिक फार्मर मिलेंगे, उनको मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, एकजुट होने के लिए, जैसे उन्होंने किया, थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। और अगर करेंगे तो जिस तरह से
अभी अविनाश जी के साथ मैं जुड़ गया हूँ। आई एम श्योर उस तरह से आपके साथ भी मैं तो जुड़ूंगा ही, और बाकी और देश दुनिया जुड़ेगी, बिकॉज ये आफ्टर ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे जीवन का, जीवन इटसेल्फ, लाइफ इटसेल्फ। और लाइफ आगे तभी चलेगी जब वो केमिकल फ्री होगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम जब सुबह उठते ही केमिकल से शुरू करते, उठते टूथपेस्ट करते हैं ना, कोलगेट टूथपेस्ट, तो जैसे ही उठे पहली चीज ये हमने बचपन से सीख ली कि केमिकल मुंह में भरना ही भरना है, तो वो भी छुट्टी। यहाँ पे नीम का पाउडर है, नीम का पत्ते का पाउडर और नीम का छाल का पाउडर भी इसका पार्ट है। तो टूथपेस्ट का खर्चा भी गया, तेल का खर्चा भी गया, इंसुलिन लेते हैं उसका खर्चा भी गया, दवाइयां लेते हैं वो भी खर्चा जाने ही वाला है। तो ओवरऑल देखेंगे तो बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, खर्चा भी कम होगा और हेल्दी भी रहेंगे। तो इफ यू ट्रांजिट फ्रॉम केमिकल फूड टू नेचुरल फूड। तो खैर आज इसका लॉन्च एक फॉर्मेट कर लेते हैं। अच्छा आइए, आप भी आइए, एक लॉन्च कर लेंगे, ये सिंबॉलिक लॉन्च है। और आज से हम अविनाश मित्तल जी के साथ लॉन्च कर रहे हैं नेचुरल डीआईपी डाइट फॉर बॉस। और ये कहाँ मिलेगा? ये सब ऑनलाइन स्टोर में ये मिल रहा है, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, या हमारे वेबसाइट पे मिल रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड से या यहाँ पे दिया है। और जो हमारे पत्रकार भाई हैं आज जो आए हुए हैं, आपका गिफ्ट भी आज का यही है। और एक महीने बाद पूछूंगा आपसे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। और इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कुछ फर्क पड़ेगा तो भी आप आगे फैला देंगे, और अगर कुछ फर्क नहीं पड़ा तब भी आप लोगों को बता देंगे, है ना। तो इसीलिए अविनाश जी ने बड़ा ही केयरफुली इसको तैयार किया है, बिकॉज हमें पूरा यकीन है, हमने देखा है कि फर्क पड़ेगा। और उसके लिए सारे पत्रकार जाने से पहले यहाँ जो खाना मिलेगा वो तो इस हॉल का ही वेंडर है, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो एक बार और खा लीजिए केमिकल वाला जो इतने साल से खाया है ना। लेकिन आज से घर जाके ये एक इंसान के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए काफी है राशन, एक महीने का राशन है। तो इसका जो MRP है हमारे वेबसाइट से 890 है, लेकिन अमेजन में जाएंगे तो एक रिटेलर जोड़ लिया तो 10% उसको भी देना पड़ता है, तो वही चीज 990 हो गया, ठीक है ना। लेकिन 1000 से नीचे फॉर 1 पर्सन फॉर 1 मंथ ऑफ राशन, राइट। तो और हमारे मीडिया पत्रकारों के लिए तो ये आज का गिफ्ट या तोहफा है। हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है, 3 से दिन से बच्चों के अंदर मोटापा, 1 महीने में 10% वेट कम, स्टिफनेस, ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए। और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अविनाश जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारा ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए आपके डाउट को क्लियर करने के लिए जो रियल किसान हैं, वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, तो उनसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर द यू टू आस्क। अब ये पेशेंट है, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है। नाक पे एक दाना है, ये दाना 4 साल से था इनको, यानी कि 4 साल से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाइफ के कहने पे, दोस्तों के कहने पे पहुंच गए डॉक्टर के पास, क्योंकि इनका आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, इलाज फ्री होता है, सरकार पैसे देती है और पैसा टैक्स पेयर का है। अब सर इलाज फ्री होगा जी, तो पहले क्या होगा जी, बायोप्सी होगी। तो बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, नॉर्मल तो बोला कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 2.5 साल बाद इनकी ये हालत है। तो ये इसलिए आप बताओ कि किसका कसूर है ये? बायोप्सी से पहले, बायोप्सी के बाद, और इनकी अभी पूरे 24 दिन पहले डेथ हो गई। हम भी कुछ नहीं कर पाते ऐसे पेशेंट। सर यहाँ ऊपर, हाँ कहाँ ये मैं यहाँ, अरे वहाँ, हाँ प्लीज बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपका प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट किसानों से ही लिया जाए तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए? हाँ नहीं, उसी में प्रॉफिट है। जैसे अविनाश जी आप तो चेकअप में हैं, आप कभी इनके खेत में आइए, ये ऐसे ही मिलेंगे,
आप एक कहावत शुरू करो, जैसे वो कहते हैं ना, कुछ दिन गुजारा गुजरात में, आप बोलो आओ हमारे खेत में। हाँ, इनके खेत में आप आइए। किसानों से मेरा एक सवाल है सर, सबसे पहले आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और करने मैं का तरीका एक क्या है? मिनट भाई, एक मिनट में एक फोटो दिखा दूं, इसको पता लग जाए लोग आजकल बच्चों के ऐसे फंस रहे हैं। आप ये देखो, एक बच्चा है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है ये, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कान के पास इसके थोड़ा सा मांस बढ़ा हुआ है और ये इसको 1.5 साल से था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माँ बाप को टेंशन होती है, डॉक्टर के पास चले, इलाज फ्री होगा, भारत सरकार ने कार्ड बना रखा है। ये हॉस्पिटल पहुंच गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला जी बायोप्सी करके देखेंगे। अच्छा, उन माँ बाप को पता नहीं था बायोप्सी होती क्या है। बायोप्सी कराई और 1 साल और 2 महीने के अंदर बच्चे की ये हालत हो गई है। जितना बड़ा सिर है उतना बड़ा सिर एक और डेवलप हो गया। अब मुझे बताओ कि ये किसने किया इसको, ये कैसे हो गया ये? तो हम सिर्फ ये एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग बायोप्सी, पेट स्कैन और मेमोग्राफी, ये अपने आप में खतरनाक है क्योंकि ये कैंसर क्रिएट करती है। तो सर ने कल एक बात बोली थी कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, जो आपने चैलेंज बोला था कि मुझे कोई बताए कि बायोप्सी से, पेट स्कैन से और मेमोग्राफी से कैंसर नहीं फैलता है। तो सर कितने का इनाम बोल रहे थे कल आप? 10 लाख का इनाम है कि भाई आप ये साबित कर दो इससे नहीं फैलता। ऐसा कोई पेपर दिखा दो, हम तो हमारे पास पेपर का भंडार है, हमारी किताबों में दर्ज है।